सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल प्रतीक क्लासिकल गुरुजी को और पाइए सबसे तेज जीके अपडेट। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आइए हम देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ऑप्शन ए विलियम जोन्स, ऑप्शन बी पादेट्री फेफ्लर, ऑप्शन सी कैप्टन कुक या फिर ऑप्शन डी चार्ल्स विल्किंस। दोस्तों, अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम पादेट्री फेफ्लर ने की थी। आइए इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देखते हैं। अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम पादेट्री फेफ्लर ने 1750 में की थी, बट दोस्तों उनके शिलालेखों को सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक के शिलालेखों की जो संख्या थी वो टोटल 14 थी। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। इसे कामाशोक, चंडाशोक, प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया था और इन अभिलेखों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया था। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा गुहा लेख। विलियम जोन्स की बात करें तो 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स द्वारा की गई थी। दोस्तों, अशोक के कुल 14 शिलालेख और 7 स्तंभ लेख है। स्तंभ लेख ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे, जिनमें से 6 स्तंभ लेख को इलाहाबाद किले में रखा गया था, जिन्हें रानी का अभिलेख भी कहते हैं। अशोक के सबसे छोटा जो स्तंभ लेख है उसे रुक्मी देवी स्तंभ लेख कहते हैं, जिसमें भू राजस्व की दर लुम्बिनी की धम्म यात्रा के दौरान कम करने की घोषणा की गई है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अशोक की सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है। दोस्तों, खरोष्टी लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। आइए अब हम देखते हैं अशोक के कुछ प्रमुख शिलालेख जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अशोक का पहला शिलालेख जिसमें पशु बलि की निंदा की गई है। वहीं अशोक के दूसरे शिलालेख की बात करें तो इसमें मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा के बारे में बताया गया है। दोस्तों, अशोक का जो 7वां शिलालेख है वो अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख करता है। इसके साथ साथ जो 8वां शिलालेख है वो भी अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख करता है। अगर हम 13वें शिलालेख की बात करें तो इस 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध और उस युद्ध के बाद अशोक का कैसे हृदय परिवर्तन हुआ उसके बारे में बताया गया है। आइए अब हम कलिंग युद्ध से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देखते हैं। दोस्तों, कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ था। ये राजा अनंतनाथ व अशोक के मध्य हुआ था, जिसमें अशोक विजयी हुआ था। इसी युद्ध में अशोक ने भीषण नरसंहार देखकर अहिंसा का मार्ग अपनाया और उसका हृदय परिवर्तित हो गया। दोस्तों, अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्ता से ली थी और कलिंग युद्ध का जो उल्लेख है वो 13वें शिलालेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? ऑप्शन ए दंतीदुर्ग, ऑप्शन बी नागभट्ट तृतीय, ऑप्शन सी वत्सराज या फिर ऑप्शन डी मिहिरभोज। दोस्तों, प्रतिहार वंश का महानतम राजा मिहिरभोज था। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देखते हैं। प्रतिहार शब्द जिसका वास्तविक अर्थ द्वारपाल होता है। दोस्तों, गुज्जर जाति का उल्लेख सर्वप्रथम चालुक्य शासन पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हुआ है। अगर हम गुज्जर प्रतिहार वंश की बात करें तो इनका जो शासन था वो 6वीं और 12वीं शताब्दी तक था। मिहिरभोज इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था और इसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और कन्नौज को अपनी राजधानी बताया था। दोस्तों, मिहिरभोज की उपलब्धियों का वर्णन कल्हड़ ने अपनी पुस्तक राजतरंगिणी में किया है और मिहिरभोज को इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन बताने वाला एक मुस्लिम यात्री जिसका नाम सुलेमान था। गुज्जर प्रतिहार वंश का जो अंतिम शासक था वो यशपाल था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम जो कि गुप्त वंश का शासक था उसके शासनकाल में किया गया था। आइए अब हम देखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों, विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने 450 से 470 ईसा पूर्व के बीच किया था। ये विश्व का सबसे पहला और प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय सबसे विशाल था, जिसमें 3 भागों में बांटा गया था। पहला रत्न सागर,
दूसरा रत्नोनिधि और तीसरा रत्नारंजक। दोस्तों इस विश्वविद्यालय को 1193 में मामलुक वंश के एक मुस्लिम शासक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। यूनेस्को द्वारा हाल ही में इसे 2016 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के किस भिक्षुक ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की थी? ऑप्शन ए दीपंकर, ऑप्शन बी ज्ञानपंथ, या फिर ऑप्शन सी रचित, या ऑप्शन डी रत्नाकर। दोस्तों विक्रम विश्वविद्यालय के जिस भिक्षुक ने 200 ग्रंथों की रचना की थी उनका नाम दीपंकर है। आइए इससे भी जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी हम देख लेते हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों विक्रमशिला भारत का एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था और इस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने की थी। दोस्तों इस विश्वविद्यालय में पंडित अतीश दीपंकर जो कि एक महान पंडित थे, वो यहीं पर शिक्षा ग्रहण करते थे और जिन्होंने 200 ग्रंथों की रचना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का प्रमुख केंद्र था और यहाँ पर व्याकरण, न्याय दर्शन और तंत्र मंत्र के अध्ययन की व्यवस्था थी। इसे दुर्ग समझकर 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने जलाकर नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेपोलियन एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ होता है ऑप्शन ए दुनिया का शेर, ऑप्शन बी घाटी का शेर, या फिर ऑप्शन सी उगता हुआ सूर्य, या फिर दुनिया का राजा। दोस्तों नेपोलियन एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ होता है घाटी का शेर, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। आइए इससे जुड़े भी कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम ध्यान में रखते हैं। दोस्तों नेपोलियन एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ होता है घाटी का शेर। नेपोलियन को एल्बा द्वीप भेज दिए जाने के बाद फ्रांस की राजगद्दी पर लुई 18वें को बैठाया गया था। अगर हम बात करें भारत के नेपोलियन को, तो दोस्तों भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये गुप्त वंश का एक शक्तिशाली राजा था और इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा था। दोस्तों नेपोलियन फ्रांस का सम्राट था और जिसने ऑस्ट्रिया, रूस, स्पेन और यूरोप के कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन 1815 ईस्वी में वाटरलू में उसकी हार के बाद उसका जो साम्राज्य था उसकी आंखों के सामने पूरी तरह बिखर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, राजा खारवेल का नाम किस वंश से जुड़ा है? ऑप्शन ए गिरनार स्तंभ लेक, ऑप्शन बी हाथी गुम्फा लेक, या फिर ऑप्शन सी सारनाथ लेक, या ऑप्शन डी जूनागढ़ स्तंभ लेक। दोस्तों राजा खारवेल का नाम हाथी गुम्फा लेक से जुड़ा है। ये उड़ीसा के भुवनेश्वर से 3 मील दूर उदयगिरी नाम की एक पहाड़ी है जिसकी गुफा में एक शिलालेख उपलब्ध हुआ था जो हाथी गुम्फा लेक शिलालेख के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों इसे कलिंगराज खारवेल ने उत्तीर्ण कराया था और ये प्राकृतिक भाषा में था। दोस्तों राजा खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। आइए देखते हैं कुछ प्रमुख अभिलेख जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं एरड़ अभिलेख। दोस्तों एरड़ गुप्त काल में एक महत्वपूर्ण नगर हुआ करता था और यहाँ से गुप्त काल के अनेक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। दोस्तों एरड़ से एक अन्य अभिलेख भी प्राप्त हुआ है जो 510 ईस्वी का है। इसे भानुगुप्त का अभिलेख भी कहते हैं। इस अभिलेख को एरड़ का सती अभिलेख भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रयाग प्रशस्ति। दोस्तों इसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। ये समुद्रगुप्त का एक स्तंभ है जो इलाहाबाद में पाया जाता है और संस्कृत में लिखा गया है। इसकी रचना हरिसेन ने की थी। दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति की जो भाषा थी वो संस्कृत और लिपि जो थी वो ब्राह्मणी थी। हरिसेन की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गिरनार अभिलेख। दोस्तों जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्र दामन से संबंधित है। एहुल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है। पुलकेशिन द्वितीय वातापी के चालुक्य का महानतम शासक था और पुलकेशिन द्वितीय का चालुक्य वंश वातापी से संबंध था। दोस्तों चालुक्यों की राजधानी एहोल थी जो कि एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। नेक्स्ट हम बात करते हैं देवपाड़ा अभिलेख या फिर देवपारा अभिलेख। दोस्तों देवपाड़ा अभिलेख बंगाल में स्थित है और यह बंगाल के सेन राजा विजय सेन से संबंधित है। अगर हम बात करें अभिलेखों के अध्ययन को, दोस्तों अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण किसे माना जाता है? ऑप्शन ए वर्षा, भूकंप, तूफान या फिर आग।
दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण आग को कहते हैं। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? ऑप्शन ए 23 मार्च 1911, ऑप्शन बी 23 मार्च 1931 या फिर 23 मार्च 1921 या ऑप्शन डी 23 मार्च 1941। दोस्तों भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। ये लाहौर में एक ब्रिटिश जूनियर पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी, इसलिए इन्हें 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल के भीतर फांसी की सजा दे दी गई थी। दोस्तों भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश का नाम जेसी हिल्टन था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वैदिक काल में समाज को डैश वर्गों में विभाजित किया गया था जिसे वर्ण कहा जाता है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 3 या फिर ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। दोस्तों वैदिक काल में समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था जिसे वर्ण कहा जाता है, जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रारंभ में वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे विकसित हुई। ऑप्शन ए ताप्ती नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी सरस्वती नदी या फिर ऑप्शन डी गोदावरी नदी। दोस्तों प्रारंभ में जो वैदिक सभ्यता थी वो सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। दोस्तों ऋग्वेद की एक पुस्तक में नादी स्तुति नाम का एक भजन शामिल है जिसमें सरस्वती नदी की स्तुति करने के लिए उन्हें आदर्श माँ, नयाब नदी या फिर सर्वोच्च नदी कहा गया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ऋग्वेद में वर्णित 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ऑप्शन ए वितस्ता नदी, ऑप्शन बी अस्किनी नदी, ऑप्शन सी परुशनी नदी या फिर ऑप्शन डी बिपाशा नदी। दोस्तों ऋग्वेद में वर्णित 10 राजाओं का जो युद्ध था वो परुशनी नदी के तट पर लड़ा गया था, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। 10 राग की युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध या फिर 10 राजन का युद्ध एक युद्ध था जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। दोस्तों इस युद्ध में एक तरफ कबीले और उसके मित्र समुदाय थे और वहीं दूसरी तरफ भारत समुदाय था। ये लड़ाई परुशनी नदी के तट पर लड़ी गई थी जिसमें भरत के राजा सुदास की जीत हुई थी। दोस्तों ऋग्वेद में नदियों के कुछ पुराने नाम दिए गए, आइए जानते हैं इनके बारे में। इंडस नदी को ऋग्वेद में सिंधु नदी के नाम से जानते हैं। वहीं सतलुज नदी की बात करें तो ऋग्वेद में इस नदी का नाम सुतुद्री था। वहीं व्यास नदी की बात करें तो इनका नाम बिपाशा था। रावी नदी को परुशनी के नाम से जानते थे और चिनाब नदी को अस्किनी और झेलम की बात करें तो इसका पुराना नाम वितस्ता था। नेक्स्ट हम देखते हैं, देवताओं की स्तुति करने के लिए वैदिक भजनों के भाग को कहा जाता है। ऑप्शन ए संगीता, ऑप्शन बी वेदांत या फिर ऑप्शन सी ब्राह्मण या ऑप्शन डी सांख्य। दोस्तों देवताओं की स्तुति करने के लिए वैदिक भजनों के भाग को संगीता कहा जाता है। संगीता में भगवान के लिए मंत्र, प्रार्थना और भजन होता है। वेदों के भजन भाग को संहिता कहा जाता है और इसके 4 भाग होते हैं, ऋग्वेद संहिता, सामवेद संहिता, यजुर्वेद संहिता या फिर अथर्ववेद संहिता। दोस्तों प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद संहिता में जो कि ऋग्वेद के 3रे मंडल में सम्मिलित है। और शाक्य दर्शन की बात करें तो शाक्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि थे। आइए अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुराण और उनसे जुड़े वंश। दोस्तों विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है और वहीं मत्स्य पुराण का संबंध की बात करें तो ये आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है और वायु पुराण का जो संबंध है वो गुप्त वंश से है। ये तीनों एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद प्राचीनतम माना जाता है? ऑप्शन ए चंडोग्य, ऑप्शन बी मुंडका या फिर ऑप्शन सी बृहदारण्यक या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सबसे प्राचीनतम उपनिषद बृहदारण्यक को माना जाता है। इसमें याज्ञवल्क्य, मैत्री संवाद और पुनर्जन्म का विचार बताया गया है। और वहीं चंडोक की बात करें तो ये लौकिक स्वय के सिद्धांत को सिखाता है। मुंडका जो कि भारत का राष्ट्रीय जो आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते इसी से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्राचीन भारत में कुल कितने जनपद थे? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 18 या फिर ऑप्शन डी 10। दोस्तों प्राचीन भारत में कुल 16 जनपद थे। यहाँ महाजनपद का अर्थ है महान साम्राज्य से। इन 16 जनपदों में काशी, कोसल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल,
चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, अस्मक, अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी है, गांधार और कंबोज शामिल है। दोस्तों काशी जो थी वो महाजनपदों की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, महाजनपदों में शक्तिशाली जनपद कौन सा था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी मगध या फिर ऑप्शन सी वैशाली। दो में शक्तिशाली जनपद मगध था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इनमें से कौन सी भाषा महाजनपद राज्यों में बोली जाती थी? ऑप्शन ए पाली और देवनागरी, ऑप्शन बी प्राकृत और संस्कृत या फिर ऑप्शन सी अवंती और संस्कृत या केवल संस्कृत। दोस्तों महाजनपद राज्यों में बोली जाने वाली जो भाषा थी वो प्राकृत और संस्कृत थी, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। आइए जानते हैं इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों महाजनपद राज्यों में प्राकृत और संस्कृत भाषा बोली जाती थी। जितने भी वेद थे वे सभी संस्कृत में लिखे गए थे और महाजनपद के काल तक ये जारी रहे। इस काल में पाली के साथ ही प्राकृतिक भाषा आम जनता की भाषा थी। भगवान बुद्ध ने प्राकृत भाषा में अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया था। वहीं अगर हम बात करें बौद्ध धर्म से संबंधित त्रिपिटक की, तो दोस्तों ये पाली भाषा में थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में जब अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था? ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर, ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय या फिर ऑप्शन सी मोहम्मद शाह या ऑप्शन डी औरंगजेब। दोस्तों 1761 में जो पानीपत का युद्ध हुआ था तो उस समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। आइए इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी देखते हैं। यह युद्ध 14 जनवरी 1761 को पानीपत में अफगानिस्तान के राजा अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। दोस्तों पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था और इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ था और इसमें बाबर ने तुगलमा नीति का प्रयोग किया था। दोस्तों पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था वो 5 नवंबर 1556 को उत्तर भारत के राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे हम हेमू के नाम से भी जानते हैं, और अकबर के बीच हुआ था, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। दोस्तों हेमू दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट था और यह युद्ध दिल्ली पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा सेना की कमान किसने संभाली थी? मल्हार राव होलकर, ऑप्शन बी इब्राहिम खान गारदी, ऑप्शन सी विश्वास राव या फिर सदाशिव भाऊ। दोस्तों जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी तो उस समय जो मराठा सेना का कमान था वो उनके प्रधान सेनापति सदाशिव भाऊ ने संभाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त या फिर ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर डी स्कंदगुप्त। दोस्तों चांदी के सिक्के जारी करने वाला जो प्रथम गुप्त शासक था वो चंद्रगुप्त द्वितीय था। आइए इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी जान लेते हैं। ये समुद्रगुप्त के पुत्र थे और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते थे। दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था और इसी ने चांदी के सिक्के भी चलवाए थे। दोस्तों कालिदास और अमर सिंह इन्हीं के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। अगर हम बात करें समुद्रगुप्त की तो इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो भारत में यूरोपीय लोगों के आगमन का सही क्रम था। ऑप्शन ए पुर्तगाली, डेनिश, डच या फिर अंग्रेज। ऑप्शन बी पुर्तगाली, डच, डेनिश और फिर उसके बाद अंग्रेज आए, या फिर ऑप्शन सी पहले पुर्तगाली आए फिर अंग्रेज आए फिर डेनिश और उसके बाद फ्रांसीसी आए, या फिर ऑप्शन डी पहले पुर्तगाली आए फिर डच आए फिर अंग्रेज और फिर डेनिश आए। दोस्तों भारत में यूरोपीय लोगों के आगमन का जो सही क्रम है, सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए जो सबसे बाद में गए, और उसके बाद डच आए फिर अंग्रेज और उसके बाद डेनिश आए। आइए समझते हैं इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं भारत में समुद्री मार्ग की खोज सबसे पहले वास्को डी गामा ने की थी, जो कि एक पुर्तगाली थे, और उसके बाद 1556 ईस्वी में डच भारत आए थे, और 1608 में भारत आने वाले पहले अंग्रेज जो कैप्टन थे वो हाकिंस थे, जो जहांगीर के समय पे आए थे। वहीं डेनिश की बात करें तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई थी। जैसा कि हम जानते हैं पुर्तगाली भारत में सबसे पहले है
और ये सबसे बाद में गए जब 1961 में सैन्य कार्रवाई हुई। उसके बाद जागीर के समय में एक और अंग्रेज भारत आया था, उसका नाम सर थॉमस रो था और ये सबसे पहले सूरत पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इनमें से कौन प्रिंटिंग प्रेस भारत लेकर आया था? ऑप्शन ए मुगल, ऑप्शन बी निजाम, ऑप्शन सी पुर्तगाली या फिर ऑप्शन डी अंग्रेज। दोस्तों प्रिंटिंग प्रेस भारत में लाने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है, जो कि 16वीं शताब्दी में आए थे। कैथोलिक पुजारियों ने पहली बार कोचीन में 1579 में तमिल एक किताब छापी थी और उसके बाद 1713 में पहली बार मलयालम किताब छापी गई थी। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जोहान्स गुटेनबर्ग ने किया था और 1498 में भारत आने वाले पुर्तगाली जो थे वो पहले यूरोपीय व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किसने भारत के साथ व्यापार करने के लिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को लाइसेंस दिया था? ऑप्शन ए फ्रैंकोइस मार्टिन, ऑप्शन बी राजा लुइस 15, ऑप्शन सी हेनरी 4 या फिर ऑप्शन डी फ्रांसीसी कैरन। दोस्तों भारत के साथ व्यापार करने के लिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को लाइसेंस राजा लुइस द्वारा दिया गया था। आइए इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देखते हैं। राजा लुइस 1643 से 1746 तक फ्रांस के राजा थे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में अंग्रेजी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी को टक्कर देने के लिए स्थापित की गई थी। दोस्तों फ्रांसीसी व्यापार के लिए भारत आने वाले अंतिम यूरोपीय थे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपनीज डेस इंडियंस ओरिएंटल्स के नाम से भी जाना जाता था और जो पहला फ्रांसीसी कारखाना था वो 1667 में सूरत में स्थापित किया गया था, जिसके महानिदेशक फ्रांसीसी कैरन थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सर थॉमस रो ने इंग्लैंड के राजा के राजदूत के रूप में किस मुगल शासक के दरबार में दौरा किया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, जहांगीर या फिर ऑप्शन डी हुमायूं। दोस्तों सर थॉमस रो ने इंग्लैंड के राजा के राजदूत के रूप में जहांगीर के शासनकाल में दौरा किया था। ये 1615 में जहांगीर के दरबार में आए थे। तो दोस्तों ये थे इतिहास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों ये जो 20 प्रश्नों की सीरीज है वो टोटल 100 प्रश्नों के बराबर है। अगर आप ध्यान से इसे पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें जो एक एक लाइन लिखी गई है या फिर जो बताया गया वो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।